अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक को महान अशोक या अशोक महान, क्या महान अशोक या अशोक महान, और देवनाम प्रियदर्शी। कौन सा नाम? देवनाम। देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं को वह नाम जो देवताओं को प्रिय है या देवताओं को प्रिय नाम से इसका भी उपनाम था। यह किसका नाम था? देवनाम प्रियदर्शी। तो यह अशोक का नाम था। जम्मू कश्मीर में जब विद्रोह हुआ था, जम्मू कश्मीर में विद्रोह हुआ था किसके समय में? तो अशोक के पिता बिंदुसार के समय में। किसके समय में? बिंदुसार के समय में जम्मू कश्मीर में जब विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, जम्मू कश्मीर में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम जाकर वहाँ से पिटा करके लौट आया। उसके बाद अशोक को भेजा। तो अशोक को जब भेजा गया तो अशोक उस समय क्या था? तो अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था या उपराजा था। कहाँ का? अवंती या उज्जैनी। ध्यान रखिए, अवंती या उज्जैनी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए इतना जोड़ देकर बता रहे हैं। अवंती या उज्जैनी का राज्यपाल था जब इसे जम्मू कश्मीर विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। इसने विद्रोह को एक ही दिन में शांत कर दिया। कितना दिन में? एक ही दिन में विद्रोह को शांत कर दिया। और वहाँ पे इन्होंने श्रीनगर राज्य की स्थापना की। कौन सी? श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किसने? इसी बिहारी अशोक ने की थी। ठीक है। अब इसका राज्याभिषेक की बात करते हैं। तो अशोक का राज्याभिषेक, किसका? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 269 BC, अर्थात 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल, तो 8 साल देखिए BC है, ईसा पूर्व है तो घटेगा, तो 69 से 8 घटाइएगा तो 61 हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से घटता है, ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, ध्यान रखिएगा। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में, कब? 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? कलिंग पे आक्रमण किया था। और कलिंग के आक्रमण में हुए विभीषिका और विनाश को देखते हुए उसका मन जो है उद्वेलित हो उठा, मतलब वो कुंठित हो गया और वो इसने हिंसा छोड़ने की बात कर दी, मतलब हिंसा छोड़ दी। तो ये होता है सबसे यहाँ इसका टर्निंग पॉइंट। इसने अपने राज्य के अर्थात राजा बनने के 8वें साल में कलिंग आक्रमण किया। उसमें हुए विभीषिका को देखते हुए इसने, इसका मन भर गया युद्ध से और इसने युद्ध त्याग दिया। क्या कर दिया? युद्ध त्याग कर दिया। और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। अब युद्ध त्यागने के बाद क्या हुआ कि यह उदास होने लगा। तो इसके, लेकिन इसने देखा कि इसका एक भतीजा था निग्रोध नाम का, वो क्या करता था? बहुत ही खुश रहता था। तो उसने इसके बारे में पूछा, तो निग्रोध ने बौद्ध धर्म अपनाने की इसको क्या दी? प्रेरणा न दी। तो अशोक को बौद्ध धर्म अर्थात अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा कौन दी थी? तो इसे निग्रोध ने दिया था। किसने दिया था? निग्रोध ने। और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त ने। ध्यान रखिएगा, प्रेरणा निग्रोध से मिला था, ये उसका भतीजा था। तो निग्रोध से अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली थी और उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, कौन? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ध्यान रखिएगा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तथा यह अपने राज्याभिषेक के, कब? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इसने गया की यात्रा की थी। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इसने गया की यात्रा की थी तथा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी इसने। इसे ही धम्म यात्रा भी कहा, इसने धम्म यात्रा कहा था, ध्यान रखिएगा। तो अशोक के बारे में हमने पढ़ा। कश्मीर विद्रोह दबाया, राजा बना 69 में, फिर 8 साल बाद यह क्या बन गया? 8 साल बाद इसने युद्ध त्यागा। कब? इसने कलिंग विजय के साथ, कलिंग में हुए विभीषिका को देखते हुए। और कलिंग में हुए विभीषिका या युद्ध या इसे कलिंग विजय की जानकारी इसके 13वें शिलालेख से मिलती है। कौन सा? 13वें शिलालेख से। ये भी बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। इसने अपनी पुत्री संघमित्रा को और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 10वें वर्ष यह गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। यह होगा शॉर्ट रिवीजन। अब चलिए अशोक के बारे में और हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, क्योंकि अशोक मगध साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। इसने क्या किया? तो मगध साम्राज्य का विस्तार तो बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन इसे
इसके नीतियों के कारण इसे अशोक महान के नाम से इसे जाना जाता है। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार, क्या बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का, तो अवंती और उज्जैनी का राजा था। हमने आपको अभी बताया कि जब यह विद्रोह कश्मीर विद्रोह दबाने गया था तो यह क्या था, यह उज्जैनी या अवंती का शासक या राज्यपाल था। तो अपने पिता, इसका पिता कौन था, बिंदुसार, तो अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में यह अवंती या उज्जैनी का शासक था। इसने धर्म का प्रतिपादन किया, मतलब धर्म का प्रतिपादन किसने किया, तो सम्राट अशोक ने। एक चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये क्या है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य, यह किससे संबंधित था, तो यह आपको जैन धर्म से संबंधित था, क्योंकि इसने जैन धर्म में उल्लिखित संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का हो गया। उसके बाद है बिंदुसार। बिंदुसार क्या था, तो वो आजीवक संप्रदाय का था। क्या, आजीवक संप्रदाय का था, आजीवक संप्रदाय का था बिंदुसार। और बौद्ध का था अशोक। अशोक ने बौद्ध अपनाया था, लेकिन इसने इसे राजधर्म नहीं अपनाया, यह धार्मिक रूप से बहुत ही उदार था। इसने कहा कि बौद्ध धर्म अच्छा है, जिसे मानना है माने, नहीं तो वो स्वतंत्र है अपने मानने के लिए, किसी को इसमें दबाव नहीं दे डाला जाएगा। और इसने इतना ही नहीं, इसने आजीवक संप्रदाय को, क्या, आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफाओं में क्या विहार का निर्माण करवा कर दिया था। आजीवक संप्रदाय को इसने बराबर की गुफाओं दान में दिया था उन्हें रहने के लिए। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सम्राट अशोक दूसरे धर्म में आया था। चलिए, इसके शासनकाल में सभी धर्मों को समान रूप से क्या दिया गया था, आगे वर्चस्व मतलब बढ़ावा दिया गया था, इसलिए इसे अशोक महान भी कहा जाता है, इसके धार्मिक उदारता के कारण। अशोक मगध का राजा कब बना था, देखिए इसमें कहीं 269 मिलता है, कहीं 273 मिलता है, यहाँ हमको 269 ही याद रखना है। और इस 8वें साल 261 में वो क्या बन गया, 261 में वो क्या बना, 261 में बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक का राज्याभिषेक देखिए आ गया, अशोक राजा बना था 273 में, ठीक है। अब उसने बहुत सारे भाइयों की कत्ल किया, लेकिन इसका राज्याभिषेक 269 में हुआ था। ये दोनों में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, राजा बना लेकिन राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा में। अशोक मगध का राजा बना था 273 ईसा पूर्व में, और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता। और राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व में यह बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अशोक का पुराणों में नाम, तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। कौन सा, अशोक का पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। क्या मिलता है, अशोक वर्धन। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्रा में, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध संगीति किसके, अशोक के शासनकाल में हुई थी, मेगालिपुत्तिस की अध्यक्षता में। किसकी, मेगालिपुत्तिस की अध्यक्षता में। चलिए आपको कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ थर्ड हमने बता दिया, फोर्थ यह कब और किसके शासनकाल में हुआ, इसे आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि पाटलिपुत्र में जब तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में, तो यहाँ क्या संग्रह किया गया था, मतलब किस उद्देश्य से किया था, यहाँ कौन सा मुख्य काम क्या किया गया था, ये आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निग्रोध द्वारा, देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इसे बौद्ध धर्म की प्रेरणा निग्रोध से मिली है, लेकिन निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। तो ये कहीं कहीं एक दीपवंश और महावंश नामक पुस्तक है। कौन कौन सा, दीपवंश और महावंश नामक पुस्तक है। इसमें अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख है, किसके द्वारा, निग्रोध के द्वारा। लेकिन मान्यता, मतलब अभी जो प्रेजेंट मान्यता है उसके अनुसार निग्रोध ने अशोक को क्या किया था, प्रेरित किया था बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। लेकिन उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख यह दिव्यावतार नामक पुस्तक में मिलता है। तो ये पुस्तकों, दोनों पुस्तक है, ध्यान रखना है। इन दोनों पुस्तकों में उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख दिव्यावदान में मिलता है। कहाँ, दिव्यावदान में। और अशोक एवं दशरथ, अशोक का पुत्र दशरथ भी था, अशोक का पुत्र महेंद्र और महेंद्र का पुत्र दशरथ, ये दोनों क्या थे, ये दोनों बौद्ध अनुयायी थे। क्या थे, बौद्ध अनुयायी थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने अभी अशोक के बारे में क्या क्या पढ़ा, तो अशोक को दीक्षित किए जाने का उल्लेख निग्रोध द्वारा, ये दीपवंश में मिलता है, और उपगुप्त द्वारा दीक्षित किए जाने का जो है वो दिव्यावदान में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
आगे चलते हैं और कलिंग में ये सबसे इसके महत्वपूर्ण घटना थी इसके जन्म की, मतलब इसके पूरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध थी अशोक के जीवन की, क्योंकि इसी ने इसे परिवर्तित कर दिया। अशोक के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना थी, यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस कलिंग युद्ध में विजेता अशोक ही था। इस कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कौन से 13वें शिलालेख? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जो छोटे वगैरह एग्जाम है उसमें, कि कलिंग युद्ध की जानकारी कौन से शिलालेख में मिलता है, तो वो अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में यह घटना हुई थी। आपको हमने बताया कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 269 ईसा पूर्व में। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यह कलिंग युद्ध हुआ था और कलिंग युद्ध में हुए विभीषका को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए अब अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक के शिलालेख को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब ये कौन कौन से 3 भाग हैं? तो अशोक के शिलालेखों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। अभिलेख इसके कौन कौन से हैं? तो पहला है शिलालेख, मतलब शिलाओं पे लिखे गए, स्तंभ पे लिखे गए, और गुहा लेख कहीं खुदाई करके। तो इन तीनों के बारे में हम विस्तृत रूप से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से सिर्फ स्तंभ लेखों के बारे में पूछता है और सबको मिलकर इसके द्वारा लिखे गए 14 अभिलेख मिले हैं। इन 14 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो स्तंभ लेख में सबसे महत्वपूर्ण है वो है भब्रू अभिलेख। कौन सा? भब्रू अभिलेख। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें इसने अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा है। क्या कहा है? मगध सम्राट कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, अशोक का एकमात्र अभिलेख जिसमें इन्होंने क्या अशोक को स्वयं को मगध सम्राट कहा है। अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट किस अभिलेख में कहा है? तो यह भब्रू अभिलेख में। कौन सा? भब्रू अभिलेख में। और साथ ही मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख, एक है मास्की और दूसरा है गुर्जरा, इसमें इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की तथा गुर्जरा, इसमें इसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। बाकी अन्य में इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। क्या? प्रियदर्शी अशोक मिलता है। मैक्सिमम में प्रियदर्शी अशोक मिलता है, लेकिन भब्रू में इसने खुद को मगध सम्राट कहा है। और मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में इसने क्या कहा है खुद को? तो मास्की एवं गुर्जरा में इसका नाम अशोक मिलता है। तो ये हुए इनके अभिलेखों के बारे में। अब हम सभी इनके द्वारा मिले जो 14 अभिलेख हैं इनके बारे में जानेंगे कि किस अभिलेख में इसने किस अभिलेख से इसकी क्या जानकारी मिलती है। तो 14 के बारे में नहीं, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में हम जान लेते हैं। अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेखों में 14 अभिलेखों का एक सूची मिला है। कितना? 14 अभिलेखों का एक सूची मिला। अब ये 14 अभिलेख कौन सा है? तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह जो 8 स्थानों से मिले हैं। किसने? 8 स्थानों से मिले हैं 14 अभिलेखों का एक समूह। और ये मैक्सिमम मतलब अधिकतम प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सा? भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मणी लिपि में। अन्य भाषाओं का यूज किया गया है लेकिन बहुत कम मात्रा में किया गया है। लेकिन सर्वाधिक बोला जाए तो अधिकांशतः यह प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में इसके अभिलेख पाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक के जो 14 अभिलेख मिले हैं या 8 स्थानों से मिले हैं। कितने? 8 स्थानों से 14 अभिलेख मिले हैं, जिसमें अधिकांशतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किया गया है। तो आपसे अगर सिर्फ डायरेक्टली पूछेगा कि अशोक के जो है शिलालेखों में कौन सा भाषा का या लिपि का प्रयोग किया गया है, तो भाषा की बात किया जाएगा तो भाषा में आ जाएगा आपका प्राकृत, और ब्राह्मणी में लिपि में आ जाएगा ब्राह्मणी, क्योंकि ये मैक्सिमम तो पूछेगा, जिसको भी मैक्सिमम है उसी को पूछेगा। नहीं तो अगर विशेष किसी नाम की जगह पूछेगा तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये हुए 14 अभिलेखों के बारे में। आइए हम देख लेते हैं। अशोक का पहला अभिलेख में अहिंसा की चर्चा की गई है। किसकी? अहिंसा की। अहिंसा का मतलब क्या? तो इसमें बताया गया है कि हमें पशु बलि नहीं देना चाहिए। अर्थात इसमें सबसे पहले मोर अर्थात मोर कौन? पीकॉक, इसकी हत्या पर रोक लगाई गई है। किसकी? पीकॉक के, मोर जो है इस पे इसकी हत्या पर रोक इसके प्रथम अभिलेख से पता चलता है। अर्थात अहिंसा की जो है चर्चा इसके प्रथम अभिलेख में है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के किस अभिलेख से अहिंसा की जानकारी मिलती है? तो यह अहिंसा की जानकारी हमें अशोक के प्रथम अभिलेख या प्रथम शिलालेख से मिलती है। जो 14 शिलालेख है उनमें प्रथम से मिलती है। दूसरा क्या है? दूसरा में पशु चिकित्सा की बात की है। किसकी?
पशु चिकित्सा की बात की गई है अशोक के दूसरे अभिलेख में। अब इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है कि इसमें कुछ दक्षिण भारतीय राज्य का भी चर्चा है। कौन कौन से? चेर, पांड, चोल की चर्चा नहीं है, श्रीलंका की चर्चा है, सत्यपुत्र की चर्चा है, और इतने दक्षिण भारत में जितने राज्य थे इनकी सभी चर्चा है, लेकिन चोल की चर्चा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक ही पूछेगा, ये किसकी चर्चा है नहीं पूछेगा, किसकी चर्चा नहीं है ये पूछेगा। तो चोल की चर्चा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है तीसरा अभिलेख। तीसरे अभिलेख में 3 अधिकारियों की नियुक्ति, देखिए ये अधिक है, क्या होगा 3 अधिकारी, तो 3 अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है। तीसरे अभिलेख में 3 अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है। ये 3 अधिकारी कौन कौन से हैं? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। कौन कौन से? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। कौन? प्रदेशक। तो ये 3 अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा तीसरे में, 3 में तीसरे। देखिए तीसरे अभिलेख में 3 अधिकारी, कौन सा? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। चौथे में भैरव घोष की जगह धम्म घोष, मतलब युद्ध के जगह धम्म, और शांति मतलब बुद्ध के मार्गों पर चलने का जोर दिया गया है, ये चौथे अभिलेख में। 5वें अभिलेख में धम्म महामात्र की चर्चा है। धम्म महामात्र वो होता था जो लोगों के आचरण संबंधी कार्यों को देखता था कि लोग आचरण सही से आचरण में है या नहीं। तो ये किस अभिलेख में? ये 5वें अभिलेख में है। धम्म महामात्र का काम था लोगों के धार्मिक शिक्षा देना या धर्म के बारे में उन्हें नैतिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना, लोगों को देखना कि यह धर्म पे है या नहीं है। 7वां अभिलेख की बात करें तो 7वां अभिलेख में आपको सिंपली याद रखना है कि यह सबसे बड़ा अभिलेख है। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अब सबसे बड़ा ही गया है तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो नेपाल का रुमिनदेई। नेपाल का रुमिनदेई, कौन सा? रुमिनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। नेपाल का रुमिनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। उसे है 8वां अभिलेख। 8वें अभिलेख से, अशोक के 8वें अभिलेख से इसके धम्म यात्रा की चर्चा मिलती है। धम्म यात्रा में वह सबसे पहला अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक 269 और 269 में आप 10 घटा दीजिए तो मतलब 259 में यह कहाँ गया। यह इसकी चर्चा किसे मिलती है? तो यह 8वें अभिलेख में। किसमें? 8वें अभिलेख में। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण है 12वां अभिलेख। 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्र की चर्चा है। किसकी? स्त्री महामात्र की। स्त्री महामात्र स्त्रियों की स्थिति को सुधारने, शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए इसे, और स्त्रियों को धर्म से जोड़ने के लिए, उन्हें धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्त्री महामात्र की नियुक्ति की गई थी। तो अशोक के काल में स्त्री महामात्र की नियुक्ति उसकी किस अभिलेख से मिलती है? तो स्त्री महामात्र की नियुक्ति की जानकारी उसके 12वें अभिलेख से मिलती है। अगला है 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें अभिलेख में। अब है 14वां एक। 14वां और अंतिम में है, अशोक ने कहा है कि हमने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं और इन अभिलेखों में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी है उनकी जिन्हें लिखने के लिए दिया गया था, मतलब खुदाई करने लिखने वाले की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसमें त्रुटियों के लिए, कि मतलब इसने उसमें माफ़ी मांगी है अपने जनता से। तो ये हुआ अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में। अब अशोक से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अशोक का नाम क्या था? तो हमने बताया अशोक का अधिकतम जगह पर नाम इसका प्रियदर्शी अशोक मिलता है। क्या मिलता है? प्रियदर्शी अशोक मिलता है। लेकिन इसे और किस नाम से भी जाना जाता है? तो अशोक को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। अशोक का नाम हम आपको बता चुके हैं कि प्रियदर्शी अशोक भी था इसका नाम। अच्छा, उसके बाद है गुर्जरा अभिलेख। कौन सा? गुर्जरा अभिलेख। तो अशोक ने गुर्जरा और मास्की अभिलेख में खुद का नाम अशोक बताया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? तो गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश और मास्की कर्नाटक में। मास्की अभिलेख कर्नाटक, गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश, इन दोनों में इसने खुद का नाम अशोक बताया है। क्या बताया है? खुद का नाम अशोक बताया है। तो क्वेश्चन पूछेगा अशोक के वे अभिलेख जहाँ में उसने खुद का नाम अशोक बताया, तो कौन कौन सा अभिलेख है? गुर्जरा और मास्की। कौन कौन से? गुर्जरा और मास्की। भबरू अभिलेख जो कि है राजस्थान में, तो राजस्थान के भबरू अभिलेख में इसने खुद को मगध सम्राट कहा है। क्या कहा है? खुद को मगध सम्राट। और इसमें साथ ही इसने बौद्ध धर्म के 3 रत्नों की चर्चा की है। नेपाल का रुमिनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख था। कौन सा? नेपाल का रुमिनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख था। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख इसकी पत्नी कारुबाकी के लिए समर्पित था। किसके लिए? इसकी पत्नी कारुबाकी के लिए। किसकी? अशोक की पत्नी कारुबाकी।
बाकी को समर्पित था अशोक का कौशाम्बी अभिलेख। इसमें बताया गया कि यह बहुत दयालु महिला थी, यह बहुत ही दान वगैरह करती थी। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख अर्थात इसकी पत्नी के लिए जो इसने अभिलेख लगाया था कौशाम्बी अभिलेख, इसे अकबर ने इलाहाबाद से अकबर इसे कौशाम्बी से अपने साथ इलाहाबाद लेकर चला गया। तो कौशाम्बी अभिलेख को अकबर इलाहाबाद अपने साथ लेकर चला गया। वैसे ही है अशोक का टोपरा व मेरठ अभिलेख। कौन कौन सा? टोपरा व मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक, कौन? FST फिरोज शाह तुगलक टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली अपने साथ लेकर चला गया। कौन? तो टोपरा और मेरठ अभिलेख को अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर चला गया था। कहाँ? दिल्ली लेकर चला गया। बिहार में अशोक के कौन कौन से शिलालेख हैं? तो बिहार में अशोक का रामपुरवा अभिलेख, बिहार के ये सभी पश्चिम चंपारण जिले में। कहाँ? पश्चिम चंपारण जिले में बिहार के। और बिहार के रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये 3 जगह से इसको क्या मिला है? 3 जगह से चंपारण अभिलेख, चंपारण में 3 जगहों से क्या मिला है? अभिलेख मिला है। तो आपको ध्यान रखना है अशोक के 3 अभिलेख चंपारण से मिले हैं। कहाँ कहाँ से? तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा से, ये 3 जगह से अशोक के शिलालेख मिले हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। देखिए बृहद्रथ वंश सबसे पहला वंश था पुराणों के अनुसार मगध वंश का, और मौर्य साम्राज्य का भी अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो इस तरह से आप इसे नाम याद रख सकते हैं कि अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की नींव डाली थी। किस वंश की? शुंग वंश की। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम अशोक के कुछ खुदाई और कुछ अभिलेखों के बारे में और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रांतों और इसके राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के समय जो प्रांत थे और उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी? तो अशोक के समय नहीं बल्कि पूरे मगध साम्राज्य के समय में उत्तरापथ नाम के एक राज्य था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। एक राज्य कलिंग था जिसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्राच्य या पूर्व देश इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो अशोक के समय कितने राज्य थे? तो लगभग 10 से अधिक राज्य थे, लेकिन जो प्रमुख थे वो कौन कौन से? उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्व देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो ये हुए कुछ प्रांत और उसके राजधानी। अब इसके कुछ अभिलेखों के बारे में देखते हैं। तो ये अभिलेख कौन कौन सा है? एक है शाहगौर अभिलेख। कौन सा? गोरखपुर का सेहगौर ताम्र अभिलेख। कौन सा? शाहगौर ताम्र अभिलेख। और महास्थान का अभिलेख, यह बांग्लादेश में है। इससे अशोककालीन, यह दोनों अभिलेख अशोककालीन है, प्राकृत भाषा में रचित है और ब्राह्मणी लिपि में। क्वेश्चन पूछा था कि महास्थान, बांग्लादेश का महास्थान अभिलेख और गोरखपुर का सेहगौर अभिलेख, सेहगौरा अभिलेख, यह किसके समयकालीन है? तो यह अशोक के समकालीन है और इसकी भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मणी। अशोक के मैक्सिमम जो है लिपि कौन से है? वो ब्राह्मणी लिपि और मैक्सिमम भाषा प्राकृत भाषा है। अगला है न्यायालय। न्यायालय किसके समय? तो मौर्य वंश के समय न्यायालय कैसा था? तो मौर्य वंश के समय में 2 टाइप के न्यायालय थे। कौन कौन सा? एक धर्म स्थनीय न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। धर्म स्थनीय न्यायालय जो दीवानी, जो जिसमें दीवानी की चीज़ें दिखाई जाती थी, दीवानी से क्राइम से संबंधित चीज़ें, और एक कंटक शोधन जिसमें फौजदारी न्यायालय की देख रेख की जाती थी, मतलब फौजदारी मामलों की देखा रेखी करने वाला कंटक शोधन न्यायालय, और दीवानी न्यायालयों में धर्म स्थनीय होता था। ये दोनों इसके नाम थे न्यायालय के। गुप्तचरों की 2 संस्थाएं थी। गुप्तचरों की 2 संस्थाएं थी। कौन कौन सी? तो पहली संस्था थी एक ही स्थान पर रहने वाले, देखिए गुप्तचरों की 2 संस्थाएं थी, मतलब 2 तरह के गुप्तचर थे। कौन कौन सा? एक संस्था और एक संचरा। संस्था और एक संचरा। जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहते थे उन्हें संस्था कहा जाता था, तथा जो गुप्तचर प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करते थे उसे संचर कहते थे। देखिए भ्रमण करना का मतलब होता है संचरण करना, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले ऐसे गुप्तचर को संचरा। और एक ही स्थान पर रहने वाले, तो जो बस गए मतलब एक ही स्थान पर रहने, तो वो क्या हो गया? स्थापित है। तो ऐसे गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। तो गुप्तचरों के 2 टाइप हो गए। कौन कौन सा? संस्था जो एक ही स्थान पर रहते थे, और संचरा जो भ्रमण करते थे। अगला है मेगास्थनीज के बारे में। देखिए
अशोक के शासनकाल में नहीं, बल्कि कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त करवाया था, क्योंकि उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया से विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य का। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यकालीन नगर प्रशासन और भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है एग्जाम में कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन और भारतीय समाज की जानकारी किससे मिलती है, तो यह मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। गलती से भी आप अर्थशास्त्र नहीं मानेंगे। चाणक्य के अर्थशास्त्र वो सिर्फ दार्शनिक से संबंधित था, वो से नगर प्रशासन और भारतीय समाज की जानकारी नहीं मिलती है। नगर प्रशासन और भारतीय समाज की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। किसकी? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में क्या कहा है, क्या नगर प्रशासन के बारे में क्या कहा है, और फिर जानेंगे हम भारतीय समाज के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या कहा है। तो पहले हम नगर प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य वाली 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य वाली 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जो थी वो जनगणना से संबंधित थी। किससे? जनगणना से। छठी समिति बिक्री कर वसूल से संबंधित थी, मतलब कि सेल्स टैक्स से संबंधित है छठी समिति। उसके बाद है इसमें भी जानकारी मिलता है कि करों की चोरी पर इसे मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर कोई टैक्स चोरी करता है तो टैक्स चोरी होने पर इसे उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य काल में करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। नगर के पदाधिकारी अर्थात मौर्य काल में जो नगर के पदाधिकारी थे उन्हें एस्टिनोमोई कहा जाता था। क्या? एस्टिनोमोई कहा जाता था। तो ये है नगर प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मिलने वाली जानकारियाँ। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा। कैसे? तो अभी जो हमने बताया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या 2-3 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 बार याद देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। हमने नगर प्रशासन के बारे में जाना कि यह 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा होती थी। साथ ही आपको तीसरी समिति और छठी समिति याद रखना है। तीसरी में जनगणना, छठी में बिक्री कर वसूल, बिक्री कर छिपाने वाले कर्ज को चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। अब मेगास्थनीज द्वारा वर्णित समाज भारतीय समाज के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने भारतीय समाज के बारे में क्या वर्णन किया है। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से भारतीय समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब फिर से गलती नहीं करिएगा। किसकी गलती? चंद्रगुप्त मौर्य ये भारतीय समाज के बारे में जानकारी अगर चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र बोलता है तो आप वहाँ रुक जाइएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र नहीं होगा, वो एक दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है, उसमें समाज के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था। कितने? 7 श्रेणियों में विभाजित था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबली इस साल पूछ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था। ये 7 श्रेणी कौन कौन से हैं? पहला है दार्शनिक, कृषक अर्थात किसान करने वाला, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। देखिए इसे याद कैसे करिएगा, याद होगा या नहीं ऐसा देखिए। सबसे पहले कृषक के आसपास में होता है पशुपालक, ये दोनों हो गया खेती करने वाले। कारीगर जो कुछ बनाएगा वो कारीगर। उसके बाद आता है योद्धा जो युद्ध करेगा। निरीक्षक और मंत्री ये राजा के काम के हो गए। और दार्शनिक सबको संदेश देने वाला, सबको दर्शन देने वाला, मतलब दर्शन शास्त्र की जानकारी देने वाला, सबको धर्म शास्त्र की जानकारी देने वाला, ये निरीक्षक, ये दार्शनिक भी था। तो 7 कौन कौन से क्षेत्र हो गए? पहला कृषक, पशुपालक, देखिए एक साथ याद करिएगा तो याद हो जाएगा। कृषक, पशुपालक, कारीगर जो राज्य बनाता था, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। योद्धा, निरीक्षक, मंत्री को एक साथ याद करिए। कृषक, पशुपालक को एक साथ, कारीगर और दार्शनिक को एक साथ। कारीगर और दार्शनिक मतलब शिक्षक, दार्शनिक में शिक्षक आता है, कारीगर, ये दोनों समाज निर्माण के लिए काम करते हैं। ठीक है, और कृषक, पशुपालक ये दोनों भोजन के लिए, योद्धा राज्य को बचाने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको मेगास्थनीज की इंडिका में 7 विभागों में विभाजित किया गया भारतीय समाज को। अगला है, इसमें कहा गया है कि मौर्य काल में दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था। क्या था? दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ दिन खुद दास रहा था, इसलिए इसने दास प्रथा पर
प्रतिबंध लगाया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही अपनी जाति से अलग पेशा कर सकता था। यह एक मनाही थे मौर्य काल में। इसकी जानकारी आपको इंडिका से मिलती है। कहाँ, किससे? इंडिका से मिलती है। इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर शादी नहीं कर सकता था और न ही उससे अलग कोई पेशा चुन सकता था, कोई काम चुन सकता था। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हुआ मेगास्थनीज के समय इम्पोर्टेंट जो राज्य काम था वो। और भारतीय समाज और नगर प्रशासन, भारतीय नगर प्रशासन और भारतीय समाज के बारे में मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में जो दी गई है, ये हो गई उसकी जानकारी। अब हम आगे देखते हैं अशोक के सारनाथ आश्रम को। अशोक ने बहुत सारे स्तंभ भी बनवाए थे, तो इसमें हम पहले सारनाथ अभिलेख को देखेंगे। अशोक के सारनाथ अभिलेख जो है, सारनाथ से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि हमारा नेशनल एम्बलम भी है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। मतलब सारनाथ का जो है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहा जाता था। क्या? इस अभिलेख के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। मतलब इसमें 4 सिंह वाले मुख है, इसलिए इसे सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। सारनाथ का स्तंभ, इसमें 3 ही सिंह हैं, ध्यान रखिएगा, 3 ही सिंह है, 4 नहीं बल्कि 3 ही है। 1 2 3 नहीं 4 है, क्योंकि सिंह चतुर्मुख कह रहा है तो 4 सिंह के 4 मुख होने का इसे सिंह चतुर्मुख कहा जाता था। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर सिंह की आकृति का प्रतीक है। अगर इसमें डाउट होगा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमको भी डाउट है इसमें कि 4 है या 3 है। अगला है इसकी प्रतिकृति, मतलब इसी को सारनाथ स्तंभ की प्रतिकृति को भारत सरकार द्वारा अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सारनाथ के स्तंभ से भारत का प्रतीक चिन्ह लिया गया है। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं मौर्य काल के बारे में। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान या सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। कौन सा? खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का साक्ष्य मिला है अनुराधापुर, श्रीलंका के अनुराधापुर में, जो कि पहले श्रीलंका की राजधानी थी। वहाँ से अशोक की प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का साक्ष्य मिला है। अशोक का नाम, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से नाम के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अशोक का नाम, तो यह मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डेगोलम के लेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। किसका? तो अशोक के मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डेगोलम में इसका नाम अशोक मिलता है। भब्रू अभिलेख में से इसने खुद को मगध सम्राट कहा है। एकमात्र अभिलेख भब्रू अभिलेख जिसमें इसने खुद को मगध सम्राट कहा है, तथा मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डेगोलम में इसने खुद का नाम क्या बताया है? तो अशोक बताया है। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तक्षशिला के बारे में कहा गया है कि तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा? तक्षशिला सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कब? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ये हुआ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। आइए अब हम मौर्यकालीन कुछ व्यक्तियों और उनके नामों के बारे में जानते हैं। कौन? मौर्यकालीन कुछ व्यक्तियों और उनके प्रमुख नामों के बारे में। सबसे पहले चाणक्य से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे मेन जड़ तो यहीं थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। मतलब सभी योगदान चंद्रगुप्त मौर्य जैसे भी राजा बना, इसमें सर्वाधिक योगदान चाणक्य का है। चाणक्य किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, चरणीपुत्र भी इन्हें कहा जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त की पहचान सेंट्र कोर्स के रूप में भी की गई थी। अगला है अशोक। अशोक को प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है अमित्रघात के नाम से बिंदुसार, और एक और है आपको, जो आपको अभी कमेंट करके हमें बताइए कि एकराट। कौन सा? एकराट
ये आपको हम बताए थे नंद वंश में। एकराट की उपाधि या सर्वछत्रांतक की उपाधि किसने धारण की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बचे रह गए हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या क्या है, आइए। बिहार में पटना, कौन सा पटना, वर्तमान पटना जो कि प्राचीन पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार, कौन कौन सा जगह, बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से। तो बिहार के पाटलिपुत्र में बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में खुदाई की गई है। पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। कौन काल के, मौर्य काल के विशाल लकड़ी के विशाल भवन मिले हैं। कहाँ से, तो कुम्हरार से, कुम्हरार और बुलंदी बाग से, कुम्हरार और बुलंदी बाग से, कहाँ से, कुम्हरार और बुलंदी बाग से मौर्यकालीन क्या मिले हैं, भवन अवशेष मिले हैं, लकड़ी के बने हुए भवनों के अवशेष पाए गए हैं। इन्हें प्रकाश में कौन लाया, तो इसकी खोज स्पूनर ने किया। कौन, स्पूनर ने। बुलंदी बाग से, कहाँ, पाटलिपुत्र के बुलंदी बाग से, बुलंदी बाग नगर के परकोटे के अवशेष, बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष, कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष, मतलब राजा के रहने वगैरह के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। तो कुम्हरार में क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, उनका महल था जो कि लकड़ी का बना हुआ था। ध्यान रखिएगा, लकड़ी का बना हुआ महल था, न कि पक्के ईंटों से। और बुलंदी बाग में नगर के परकोटे का अवशेष मिला है। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, ठीक है, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, तो अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहद्रथ था। कौन था, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। ध्यान रखिएगा, अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की थी, इसकी हत्या शुंग वंश की स्थापना करने वाले पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। कब, 184 ईसा पूर्व में। कब, 184 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा कि बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था, नाम नहीं स्थान था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने, मतलब एक व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया है कि 184 ईसा पूर्व में उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वो इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की नींव डाली थी। किसकी, शुंग राजवंश की। अगला है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से जो इसके सर्वश्रेष्ठ क्या कौन कौन से स्तूप है इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसके, सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने कराया था, अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। किस स्तूप का आरंभिक काल, तो सांची मध्य प्रदेश का सांची स्तूप अशोक ने निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। जबकि भरहुत का अभिलेख, भरहुत का स्तूप, भरहुत में भी एक अभिलेख और स्तूप दोनों है। तो भरहुत का स्तूप के सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। देखिए तो यहाँ ध्यान से, सांची भी मध्य प्रदेश में, भरहुत स्तूप भी मध्य प्रदेश में। इसका दोनों का निर्माण अशोक ने करवाया था। और इसके डेट की बात करें तो सांची स्तूप का डेट मिलता है कब, तो सांची स्तूप का डेट मिलता है आपको 3री शताब्दी ईसा पूर्व। कब, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। जबकि भरहुत स्तूप का जो डेट मिलता है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग मिलता है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज किसने की, तो ये स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सांची तथा भरहुत अभिलेखों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में स्तूप का पता लगाया। तो अमरावती स्तूप का पता कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने लगाया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सारनाथ का धमेक स्तूप। सारनाथ का धमेक स्तूप जो गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले सांची स्तूप और भरहुत स्तूप दोनों अशोक ने बनवाया है। सांची स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व और भरहुत स्तूप 2री शताब्दी ईसा पूर्व। अगला फैक्ट है कुछ इम्पोर्टेंट और अभिलेखों के बारे में।
ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में, ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में। सिंपली इसमें यह ध्यान रखना है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त ने, कब, चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, दक्कन क्षेत्र में। तो यहीं जब रुद्रदामन ने अपना जूनागढ़ अभिलेख जब खुदवाया तो इसमें लिखा गया है कि मैं रुद्रदामन एक झील का, सुदर्शन झील का निर्माण, जीर्णोद्धार मतलब कि मरम्मत करवा रहा हूँ, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था तथा अशोक ने 3री शताब्दी में यहाँ से नहरें निकलवाई थी। शक छत्रप मतलब शकों के राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा कि सुदर्शन झील की निर्माण किसने करवाई, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई। ठीक है, उसके बाद आइए इससे नहरें किसने निकलवाई, तो अशोक ने इससे नहरें निकलवाई 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने झील का जीर्णोद्धार अर्थात मरम्मत करवाई थी। तो ये हुए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मौर्य वंश के बारे में। 1-2 और बच गए हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए, मतलब मैक्सिमम किस में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। केवल 2 अभिलेख, कौन कौन सा, शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख। कौन कौन सा, शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है। सरिकुना नामक स्थान से यूनानी अभिलेख मिला है। तो इन सभी के बारे में आपको सबको नहीं याद रखना है। कौन कौन याद रखना है, तो अधिकांश अभिलेख इसको कहाँ मिले हैं, तो अधिकांश प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी, कौन कौन सा, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी, मतलब खरोष्टी में 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भवन अभिलेख मिला है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में एक भवन अभिलेख मिला है तथा सरिकुना से यूनानी अभिलेख मिला है। सरिकुना से यूनानी अभिलेख मिला है। अब हम आपको मैप पहले भी दिखा चुके हैं, एक बार और दिखा देते हैं। ये मौर्य काल का मैप है और इस तरह से हमारा मौर्य वंश समाप्त हुआ और सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ भी लिया है। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही नहीं रहेगा, अभी हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। अगर आप मौर्य वंश तक ही देखना चाहते थे तो ठीक है, अगर आप बीपीएससी से पूछे गए प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी अभी कहाँ से, तो देखिए बीपीएससी 38वीं से लेकर के 66वीं तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1992 से 2020 तक सभी का डिस्कशन करेंगे हम इसमें पूर्णतः व्याख्या सहित। तो हमारे साथ बने रहिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन में। चलिए शुरुआत करते हैं। बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में चंद्रगुप्त या मौर्य वंश से। सैंद्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो सैंद्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कौन किया था, तो किसने किया था, ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने। किसने, विलियम जोन्स ने सैंद्रकोट की पहचान किसके रूप में की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी।